नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मंगलवार को भोपाल में हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रमाशंकर यादव यूपी के बलिया के रहने वाले थे, मगर इनका परिवार भोपाल में ही बस गया। बच्चे भी यहीं पले बढ़े। रमाशंकर यादव ने भोपाल सेंट्रल जेल के पीछे ही अहिल्या नगर में अपना मकान बनाया है। यहीं से 9 दिसंबर, ये उनके गांव की तस्वीर है, लेकिन अहिल्या नगर से ही 9 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, सोनिया यादव की। रमाशंकर यादव के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा हवलदार है शंभुनाथ, 36-37 साल का है, असम में है। छोटा बेटा लांस नायक प्रभुनाथ हिसार में तैनात है। दोनों ही बेटों की शादी हो गई, लेकिन बेटी की शादी के बारे में परिवार फैसला लेने की अभी स्थिति में नहीं है कि 9 दिसंबर को होगी या नहीं। सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में ही थीं। जेल में रमाशंकर यादव चीफ वार्डर के पद पर तैनात थे। वार्डन नहीं, वार्डर। हिंदी में इस पद को प्रधान प्रहरी कहा जाता है। रमाशंकर यादव की ड्यूटी अति सुरक्षा वाले सेल में ही थी। दिवाली की रात सेंट्रल जेल से फरार हुए आतंक के मामले के 8 आरोपियों ने हत्या कर दी। अहिल्या नगर में जेल के कई कर्मचारियों ने अपना घर बनाया हुआ है वहां पर। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास और नीता शर्मा से परिवार के सदस्यों ने बातचीत में बताया कि शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि रमाशंकर यादव ने फाइट किया था, काफी लड़ाई की थी। बेटे ने कहा कि उनके पिता की हत्या की जांच होनी चाहिए। जैसा कि पिताजी को मतलब चोट लगी है और वो डेथ कर गए हैं, तो इससे तो ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर उनको पिताजी ने रोकने की कोशिश की होगी। अब स्वाभाविक है कि एक आदमी है और 8 लोग हैं, तो काबू करना मुश्किल है बगैर हथियार के। तो इसलिए थोड़ा सा पिताजी पे उन लोग भारी पड़े और उनको मार के चले गए। तो जांच की मांग करेंगे सरकार से? बिल्कुल सर, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या वजह थी जिसकी वजह से वो भाग गए, अचानक ऐसा क्या हुआ। ये जायज सवाल है कि यह बात क्लियर होनी चाहिए कि पिता की हत्या कर वो कैसे भागे। इस पूरे मामले में 3 प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हो गई? क्या बाकी सुरक्षा कर्मियों ने नहीं देखा, किसी का ध्यान नहीं गया? क्या दूसरा सवाल यह है कि आतंक के मामले में 8 आरोपी कैसे भाग गए? और तीसरा सवाल एनकाउंटर को लेकर उठ रहा है। अहिल्या नगर, जहां रमाशंकर यादव का घर है भोपाल में, यहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने अहिल्या नगर का नाम रमाशंकर नगर करने का ऐलान कर दिया है। सम्मान राशि के रूप में 10 लाख और बेटी को सरकारी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी शव को उठाया, पार्थिव शरीर को, और उनके जाने के बाद हाल ही में मंत्री बने स्थानीय विधायक विश्वास नारंग ने रमाशंकर यादव के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और शमशान घाट तक वे गए। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सवाल नहीं होना चाहिए, लोग रमाशंकर यादव के लिए कम बोल रहे हैं, इन आतंकवादियों के लिए क्यों ज्यादा बोल रहे हैं। रमाशंकर यादव की हत्या की 2 शब्द अगर इनके लिए भी बोल दिए जाते, 2 आंसू अगर इनके लिए भी निकलते, तो ये लगता है कि मन संवेदनाओं से भरा हुआ है। लेकिन घटिया राजनीति, हर तरह की घटना, इस तरह की घटना पर करना, वोट बैंक की राजनीति करना। अब ये दुर्दांत आतंकवादी थे, ये मारे गए। पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर पे उठाने की कोशिश हो रही है। और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर, और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। तो फोर्स हो चाहे कोई हो, कानून के अंतर्गत है। कहीं कभी कभी इस तरह का मामला हुआ क्या देश में? रोज है न मनोबल का मतलब अन्याय करेंगे। मनोबल का क्या मतलब है आपका? इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के या फोर्स के पीछे और उसका सहारा लेकर उसको ढाल बना करके जो बात करते हैं, ठीक नहीं है। रमाशंकर यादव के साथ एक और सिपाही चंदन अहिरवार के भी घायल होने की खबर आई थी। इनके बारे में पता चला है कि भागने वाले प्रतिबंधित सिमी कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बांधकर उसी सेल में डाल दिया। हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने चंदन अहिरवार से बात भी करने का प्रयास किया, लेकिन वो काफी सदमे में दिखे और उन्होंने बताया कि उनके पास उस वक्त हथियार भी नहीं था। यादव जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कैसे थे, कैसे दोनों साथ ही राउंड करने गए हुए थे। दोनों साथ राउंड करने गए थे? दोनों को किडनैप कर लिया। दोनों को किडनैप कर लिया। अच्छा, आपको फिर
ऑफिस। बट यादव जी की कोई यादगार कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? परिवार वालों ने बताया कि 58 साल के रमाशंकर यादव आतंकवादी सेल में तैनात थे और दोपहर से मध्य रात्रि की ड्यूटी पर जाते थे। एक बैरक के भीतर कई तरह के सेल होते हैं, छोटे छोटे कमरे, और हर सेल का अपना दरवाजा होता है। उसके बाद बैरक के बाहर भी एक दरवाजा होता है जिस पर ताला लगा होता है। पहला सवाल इसी को लेकर उठ गया कि दो दरवाजे तोड़कर इस खतरनाक किस्म के आरोपी कैसे बाहर आ गए। क्या लकड़ी की चाबी या चम्मच की चाबी की बात सही हो सकती है? हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने हेड जेलर SKS भदौरिया साहब से भी बात की। देखिए उनके जवाब को। सबसे पहले तो गलती हुई है प्रशासन से, उसमें कोई भी तथ्य हम लोग नहीं छुपा सकते जी। परंतु पूरे अपराध 29 मध्य प्रदेश के पूरे सिमी के आतंकवादियों को एक साथ रखना, कहीं ना कहीं एक जगह पर रखने से उनके षड्यंत्र वगैरह बनने का कार्य हुआ। हम लोग सदैव प्रयासरत रहे कि उनको अलग अलग जेलों पर रखा जाए, परंतु नहीं रख पाए। भोपाल सेंट्रल जेल ISO प्रमाणित जेल है, तब भी इसके मुखिया कह रहे हैं कि सिमी के इतने लोग बंद रहेंगे तो जेल ब्रेक की घटना हो सकती है। क्या इन्होंने सरकार से ये बात लिखित में कभी कही थी, बताई थी? पुलिस से लेकर हेड जेलर तक सभी एक बात जरूर कह रहे हैं कि इन सबको अलग अलग सेल में रखा गया था, यानी छोटे छोटे कमरे में। सोमवार को IG योगेश चौधरी ने भी कहा कि भागने वाले सभी कैदियों को अलग अलग बैरक में रखा गया जो अलग अलग सेक्टर में थे, यानी सब कोई एक जगह नहीं था, एक कॉम्प्लेक्स में नहीं था। जेल की 3 दीवारों को समझना जरूरी है। जिस सेल में आतंकवादी रखे जाते हैं, टेररिस्ट सेल जिसे कहा जाता है, पहली दीवार उससे 70 से 80 फीट दूर थी। यह दीवार करीब 35 फीट ऊंची होती है और इसके बाद दूसरी दीवार होती है जो 20 फीट ऊंची होती है। सबसे बाहर की दीवार जिसे हम बाउंड्री वॉल कहते हैं वो 4 या 5 फीट की होती है। आमतौर पर बाहरी 4 दीवारी का दायरा 2 किलोमीटर होता है, यानी इतना बड़ा कैंपस है। तो एक तरह से 3 दीवारों को फांदकर कोई ये बाहर निकला होगा। जेल के अंदर 42 CCTV कैमरे लगे हुए बताए गए हैं। आतंक के इन आरोपियों को B और C सेक्शन में रखा गया था, जबकि पुलिस का कहना है A, B, C में रखा गया था, जिसके 4 CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। नीता शर्मा का कहना, हमारी सहयोगी, कि इनसे कुछ भी नहीं मिला है। अब यह साफ नहीं है कि एक बैरक जिसके भीतर कई सेल होते हैं वहां 4 ही CCTV कैमरे होते हैं या और भी अधिक कैमरे होते हैं। जेलर ने हमें बताया कि जेल में 5-6 कैमरे 360 डिग्री पर घूमने वाले होते हैं, यानी चक्कर काट लेते हैं एक पूरा। क्या इनमें से भी 8 के 8 बच गए होंगे, इन कैमरों की निगाह से नहीं आए होंगे? भोपाल की ये सेंट्रल जेल है, ये ISO सर्टिफाइड जेल है, बहुत ही सिक्योर जेल जो है वो मानी जाती है। यहाँ पे तकरीबन 800 के आसपास प्रिजनर्स जो हैं वो लॉज्ड इन हैं, लेकिन यहाँ से दिवाली वाली रात को 8 सिमी के आतंकवादी जो हैं वो भागने में कामयाब हुए। ये कहां से भागे ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ पे आके दिखा सके, ये जो पिंक दीवार है उसमें एक D पॉइंट है। उस D पॉइंट के आसपास ये जो आतंकवादी थे, इन्होंने चद्दरों के जरिए एक रस्से की तरह जो है चीज बनाई और उससे वो लोग वहां पे नीचे उतरे। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं यहाँ पर तैनात थे, लेकिन क्योंकि ज्यादा फ्लड लाइट्स यहाँ पर नहीं है, इसलिए दीवार पे क्या कार्रवाई हो रही है उन्हें पता नहीं लग पाया। जो आतंकवादी हैं वो इस दीवार से निकल के ये सड़क है, इस सड़क पर पहुंचे, तब पता चला कि कुछ मूवमेंट हो रही है। जो सिक्योरिटी जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एकदम से जो है वो अलार्म बजाया और एकदम अलार्म बजा, इतनी देर में आतंकवादी जो है वो दूसरी जो लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी ये जो दीवार है जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, इसे स्केल कर यहां से इस सड़क पर आ गए। ये मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। इस सड़क पर आए, तब तक अलार्म बज चुका था। उन्होंने सड़क के जरिए जाना सही नहीं समझा और वो खेतों की तरफ घुस गए और वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, ये जो दीवार है इसके अंदर बताया जाता है 70 से 80 फीट की दूरी में, यानी इस दीवार के अंदर जाके उन आतंकवादियों का सेल था। क्योंकि वो काफी सेंसिटिव केसेस में इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हें आइसोलेटेड सेल्स में रखा हुआ था, B और C में। इस पूरी की पूरी जेल में 42 CCTV कैमरास जो हैं वो लगाए गए हैं। उन आतंकवादियों के सेल्स में तकरीबन 4 CCTV कैमरास थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ जानबूझकर बंद कर दिए गए थे। ये अब तफ्तीश की एक मुख्य जो है
कारण है, एक इस बात पर तफ्तीश हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन 4 सीसीटीवी कैमरा से उन्हें कोई भी फुटेज नहीं मिला है। बाकी 42 कैमरास जो हैं वो अलग अलग जगह पे तैनात हैं। हमें बताया गया है इनमें से 6 के आसपास 360 डिग्रीज कैमरास हैं, बाकी जो हैं वो स्टैटिक कैमरास हैं। तो जिस तरह से कैमरे का डिटेल नीता बता रही थी कि 4 कैमरे कैसे खराब हो सकता है, ISO सर्टिफिकेट वो है। इस घटना ने जेल के सिस्टम को एक्सपोज तो किया ही है और जेल के अधिकारी अब स्वीकार भी करने लगे हैं, इसलिए भी भागे जाने को लेकर सवाल उठे थे। जेल के अधिकारियों का स्वीकार करना यह बताता है कि भागने को लेकर जो सवाल किए गए थे वो गलत सवाल नहीं थे। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी प्रतिरोध के, जैसा कि नीता ने दिखाया कि वो सड़क तक आ गए और जेल में सिर्फ अलार्म बजेगा, किसी प्रकार की कोई हथियारबंद कार्रवाई वहां पर नहीं होगी। और तब भी जब एक जवान की हत्या हुई है, जेल मंत्री ने श्रीनिवासन जैन से बातचीत की और उन्होंने भी माना कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो 1.5 महीना पहले ही जेल मंत्री बनी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मंत्री को हटा देने से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, क्योंकि जेल का निर्माण तो 1.5 महीना पहले नहीं हुआ होगा। सारे प्रबंध है वहाँ जैसे पर, कि? लेकिन देखिए जब कोई वारदात होती है तो कहीं ना कहीं कोई चूक तो होती है। तो इसको मानने में हम कोई संकोच नहीं कर रहे हैं कि कोई चूक थी जिससे ये वारदात हुई, लेकिन हमने समय पर कंट्रोल कर लिया और जिन लोगों की वजह से चूक हुई थी उन सबके विरुद्ध हमने कार्रवाई कर दी है और आगे हम व्यवस्था करेंगे कि ऐसी भविष्य में कोई चूक नहीं हो। हाँ, कुछ फोटो तो उसमें है, लेकिन अब हो सकता है कि एक आध सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया हो। कुछ सीसीटीवी खराब भी हो गए हैं। तो होने के लिए क्या नहीं हो सकता, होने के लिए हो सकता है। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये इनसाइड जॉब भी हो सकता है कि कोई अंदर से उनको हेल्प कर रहा है। आज की तारीख में इस समय मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, ना कुछ कहने की स्थिति में हूँ। अब ये तो जांच में ही सामने आएगा कि अंदर से भी सहायता मिली है, और अगर अंदर से सहायता मिली है और जांच में सामने आता है तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी और बर्खास्त किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो वो जेल भी जाएगा। आखिर सवाल आपसे कि क्या आप भी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, क्योंकि आप भी जेल मिनिस्टर हैं? मैं अभी 1.5 महीने पहले जेल मंत्री बनी हूँ, लेकिन चूंकि जेल मंत्री हूँ इसलिए मेरी भी जिम्मेवारी तो है। आप मानती हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं मानती हूँ कि चूक हुई है और जेल मंत्री के होने के नाते कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मात्र 1.5 महीने पहले मैं जेल मंत्री बनी हूँ। इसका मतलब है यहां तक सवाल करना बिल्कुल जायज। आगे भी देखेंगे सीसीटीवी का फुटेज अब भागने वालों से ज्यादा रमाशंकर की हत्या का पता लगाने के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर रमाशंकर की शहादत के नाम पर सवालों को संदिग्ध किया जा रहा है, ना उठाने के लिए कहा जा रहा है, तो कम से कम उनके साथ यही इंसाफ होना चाहिए कि उनकी हत्या का मामला जरूर खुलना चाहिए। जेल की पुलिस और राज्य की पुलिस 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, यह समझना पड़ेगा। गृह मंत्री ने सोमवार को प्राइम टाइम में बताया था कि 12 से 3 बजे के बीच घटना हुई और 4:30 बजे के करीब राज्य पुलिस को सूचना मिली। 1.5 घंटे की देरी हुई है सूचना देने में। भागने वालों के पास इतने हथियार कैसे आ गए? अगर हथियार आए तो भागने के लिए गाड़ी भी उनके पास आ सकती थी क्या? और जेल से सटे हाईवे की तरफ भी उनका ध्यान क्यों नहीं गया जो जा सकता था? हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने एनकाउंटर की जगह का मुआयना करते हुए दिखाया कि चोटी से जो ऊंचाई की चोटी है थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी है, वहां पर पहले ये छिपे हुए बताए जा रहे थे। रात अंधेरे किसी सुरक्षा कर्मी की हत्या कर भागेगा तो यहां इस झोपड़ी में क्यों छिपेगा? वो भी इनमें से 3 भागने वाले पहले भी खंडवा जेल से भागे थे और जब भागे थे तो वो काफी लंबे समय तक कई राज्यों की जांच एजेंसियों के हाथ वो नहीं लग पाए और इस बीच वो कई तरह के उनके नाम आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में भी आए और पुलिस ने आरोप भी लगाया। रमाशंकर यादव की हत्या, जेल प्रशासन की चूक, इन 2 सवालों के बाद आता है एनकाउंटर का सवाल। कई तरह के आए बयानों और वीडियो फुटेज ने भी सवाल की गुंजाइश पैदा की। एक बयान आया कि ये जेल से भागकर वारदात करने वाले थे। जब ये पता था कि ये वारदात करने वाले थे तो क्या ये पता नहीं था कि ये जेल से भी भागने वाले थे? ये बात भी सही है कि अगर इनका एनकाउंटर नहीं होता या ये पकड़े नहीं जाते तो आज मध्य प्रदेश पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की हालत बहुत खराब होती। इस आशंका में भी बहुत दम है कि ये अगर पकड़े नहीं जाते तो ये कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि ये फाइनली भाग तो गए ही थे। लेकिन इस तरह से एनकाउंटर का होना, आप चाहे भी तो सवालों से बच नहीं सकते। श्रीनिवासन जैन ने आईजी योगेश चौधरी से कुछ बिंदुओं पर बात की। हमने इनके सबके इंटरव्यू का हमने थोड़ा हिस्सा ही आपको दिखाया। तो योगेश चौधरी की बातचीत अंग्रेजी में आप देखिए।
But where would they have got these weapons from in such a short period of time? Yeah, exactly. That's the point. That between night 2 to 3 a.m. Yeah. and at the time when 10:30 to 11:30 when the actually confrontation took place. Yeah. That is the point, the main point of and the roadmap of the investigation. Ki what all happened in between. From where did they get any external help or they had something on their own? So that is I think one of the main points of the investigation. But sir, as you saw yesterday, the Home Minister himself said that they didn't have any firearms on them. They just still had those plates and spoons that they used to get out of the jail. So how did these firearms suddenly appear? That is the point of investigation. So, frankly, that would be one of the more important ingredients of the investigation of all what has happened between their escape and their confrontation with the police. Were any of your men injured? Yeah, there were 3 men who were injured. In what kind of injuries did they have? The 3 men who were injured, one was from the STF and 2 were from the district police, and they had injuries from sharp weapons. From sharp weapons, not from actually being fired upon. जी. एनकाउंटर हो रहा है, उधर से गोली चल रही है, लेकिन जो योगेश चौधरी जी के हिसाब से जो पुलिस के जवान घायल होते हैं वो किसी शार्प वेपन यानी धारदार हथियार से घायल होते हैं। फरार कैदियों की तरफ से पुलिस की ओर गोलियां भी चलाई गईं, लेकिन ये कैसे हो गया? क्या ये एनकाउंटर एकदम पास हो रहा था? तेज हथियार से घायल होने की संभावना तो तभी बनती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के बहुत नजदीक हो। गांव के सरपंच ने भी समाचार एजेंसी ANI से बात की है। मीणा साहब की बात मैं आपको सुनाना। मेरा मोहन सिंह मीणा, सरपंच हूँ ग्राम खेड़ादेव पंचायत का। तो मेरे पास सुबह पुलिस आई 6-7 बजे के आतंकवादी 8 अपनी भोपाल जेल से भागे हुए हैं, तो आपका क्षेत्र है आसपास, आप फोन लगा दो, संदिग्ध लोग जहां भी दिखे शक के आधार पे आप पुलिस को मदद करो। मैंने फोन लगाया, फिर टीवी पे देखा, न्यूज पे चल रहा था, तो मैंने कहा, फिर पास के गांव में हमारे जी जीतवन लोहिया हैं, इनके पास फोन लगाया तो इनने कहा 4-5 लोग दिखे तो हैं, निकल के गए आपके उधर। तो फिर इनने कहा, इनका रिटर्न फोन आएगा, हाँ संदिग्ध लोग हैं, 5-6 लोग गए हैं, पानी फेरने वालों को दिखा है खेत में जो पानी फेर रहे थे, पाइप लगा रहे थे। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे दोस्त है सूरज सिंह, मैंने कहा यार इधर 8 आदमी आतंकवादी भागे हुए हैं, खूंखार है, उन्होंने मर्डर भी करा। मैंने कहा आप अपनी गाड़ी लेके आइए, अपन इधर देख के आते हैं, इधर की सूचना लगे। तो हम आ ही रहे थे तो नदी में से एक निकला पहले, मैंने कहा होगा कोई पुलिस वाले होंगे सादा ड्रेस में, उनको ढूंढते होंगे नदी। फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला, फिर 5वां निकला, तो हमें शक हो आया। फिर 6ठा निकला, हमने पुलिस को जब फोन कर दिया, हमने उनको आवाज भी दी, रोका, मगर उनकी भाषा में कुछ अपन को समझ में नहीं आ रही, दूसरी कोई भाषा बोल रहे थे। तो कितनी देर तकरीबन ये एनकाउंटर चला होगा? 25-30 मिनट, 30 मिनट। क्या जब पुलिस यहाँ से फायर कर रही थी या फिर पुलिस ने जब उनको सरेंडर करने के लिए बोला था तब उनकी तरफ से क्या कार्रवाई थी, किस तरीके से? पथराव कर रहे थे ऊपर से, चट्टान के ऊपर से पत्थर भेले कर लिए थे उनने, पथराव कर रहे थे पुलिस नीचे वाली पे, और ऊपर से जो घेरा डाला था उन्होंने इनकाउंटर करा। लकड़ी की चाबी से या लकड़ी के इस्तेमाल से लॉकअप खोलने के बाद नदी से एक कर निकलने का ये 2 गंभीर एंगल आता है। मीणा के जवाब से मालूम पड़ता है कि वे पत्थर चला रहे थे। पुलिस कहती है कि उनके पास देशी बंदूक थी, मगर एनकाउंटर में जो 3 सिपाही घायल हुए वो शार्प वेपन से घायल हुए। क्या पत्थर भी शार्प वेपन में गिना जाता है? कई लोग मारे गए 8 लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। ज्यादातर मीडिया, हमें पत्रकारिता में यही सिखाया गया है कि साबित होने से पहले तक आरोपी या कथित रूप से लिखना ठीक रहता है, मगर सब आतंकवादी कह रहे हैं, नेता, मंत्री, सारा अखबार, सारा चैनल, ज्यादातर, जबकि किसी को अभी तक सजा नहीं हुई है। अतीत में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें आतंक के मामले में लोग 10 से लेकर 22 साल, 25 साल तक बंद रहे, उन्हें आतंकवादी ही कहा जाता रहा, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट तक से बरी हुए। आतंक के आरोप में तमाम अदालतों से बरी हुए 24 ऐसे लोगों की कहानी संकलित कर जामिया टीचर्स सॉलिडेरिटी एसोसिएशन ने एक किताब प्रकाशित की है। किताब का नाम है फ्रेम्ड, डैम्ड, एक्विटेड। इस किताब में बरी हुए हर केस के पीछे मीडिया की क्लिपिंग भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त मीडिया कैसे सबको आतंकवादी कहने लगता है। मीडिया ही नहीं, उनके रिश्तेदार, दोस्त सब आतंकवादी कहने लगते हैं और दूरी बना लेते हैं।
आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त अब आगे देखेंगे दो तस्वीरें। एक तस्वीर उस नौजवान की है जब वो 20 साल का था 1994 में, और एक तस्वीर 31 मई 2016 की है जब वो 43 साल का होता है। इन दो तस्वीरों के बीच एक शख्स की जिंदगी के 8150 दिन जेल में गुजरते हैं। 23 साल जेल में गुजरने के बाद एक दिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सजा दी गई वो सबूत के तौर पर पर्याप्त नहीं है, बाइज्जत बरी किया जाता है। जेल से बाहर आकर निसार को लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा, शायद बहुत ही रोया पड़ा होगा। ये चर्चा और इंटरव्यू आपने प्राइम टाइम में देखा होगा। कई राज्यों की पुलिस ने निसार को भी कई बम धमाकों में आरोपी बनाकर 23 साल तक जेल में रखा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके सबूतों को सिर्फ इकबालिया बयान के आधार पर उसे इतने सारे बम धमाकों में आरोपी बनाया जाता रहा। अब आप दर्शक तय करें। यह पूछा जा रहा है कि भोपाल के भागे सिमी कार्यकर्ताओं को कुछ लोग या कुछ पत्रकार या सेकुलर आतंकवादी क्यों नहीं कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए और पूछने वाले को बिल्कुल ये सही सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल को लेकर सोशल मीडिया में बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। मैं छोटा सा प्रयास करता हूं। सोशल मीडिया पर भद्दी गालियों के साथ सवाल पूछने वाले कह रहे हैं कि क्या इन्हें आतंकवादी इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये मुसलमान हैं। अव्वल तो ज्यादातर चैनल और अखबार आतंकवादी ही लिख रहे हैं, इसलिए यह शिकायत अब वाजिब नहीं है। शिकायत यह होनी चाहिए कि क्यों आतंकवादी लिख रहे हैं, पर खैर ये दूसरी बात है। निसार का ही केस लीजिए। मुझे आप पर यकीन है आप निसार की कहानी जानकर यह नहीं कहेंगे कि एक मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यही कहेंगे कि किसी भी आम भारतीय के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भोपाल मामले में जिन्हें आरोपी कहा जा रहा है उन्हें आतंकी कहने की जिद क्यों है? हाँ, वो आतंक के आरोप में बंद जरूर हैं और एक सिपाही की हत्या करने का भी आरोप उन पर लग गया। एक केंद्रीय मंत्री ने भी इशारे में धर्म के कारण इनसे सहानुभूति की बात की है। एनकाउंटर ने सबको सताया है, हिंदू को भी सताया है, सिख को भी सताया है। अभी अप्रैल में पीलीभीत में 10 सिखों को 25 साल पहले आतंकवादी बताकर हत्या कर दी गई। अब 47 पुलिसकर्मियों को सजा हुई है उस मामले में, आदिवासियों को भी, और न जाने किस किस को एनकाउंटर का सबब सितम सहना पड़ा है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी, लखनऊ से मनीष साहू की यह स्टोरी थी। तस्वीर में आईएएस अधिकारी किंजल आप देख रहे हैं, जो स्टोरी लिखे जाने के वक्त उस वक्त बहराइच की डीएम थी। किंजल के पिता केपी सिंह यूपी पुलिस में डीएसपी थे। जब वो 5 साल की थी किंजल, तब उसके पिता को पुलिस के ही लोगों ने एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर साबित करने के लिए केपी सिंह के साथ साथ गांव के 12 और लोगों को निकाल लाए और मार दिया। 31 साल तक इस बेटी ने यह मुकदमा लड़ा है बचपन से। इस बीच वो आईएएस अफसर बन जाती है, मगर बाप अधिकारियों की संगत में एनकाउंटर में मारा गया, कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। 31 साल बाद कहानी यह निकली कि केपी सिंह खुद 2 अपराधियों को पकड़ने गए थे, लेकिन पीछे खड़े सब इंस्पेक्टर आरबी सरोज ने उनकी छाती में गोली उतार दी। इंस्पेक्टर सरोज को आजीवन कैद की सजा हुई। 12 पुलिस कैदियों को, अधिकारियों को सजा हुई। इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। इसलिए पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठते रहना चाहिए। इसका हिंदू या मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो पीलीभीत के उन सिख 10 सिखों से को आप क्या कहेंगे जिन्हें आतंकवादी बताकर 47 पुलिसकर्मियों ने मार दिया। इसका मतलब यह नहीं कि भोपाल जेल से भागने वाले अपराधी निर्दोष हैं। जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक वे निर्दोष भी नहीं हैं। लेकिन एनकाउंटर पर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है? जेल से कैसे भागे क्यों नहीं सवाल हो सकता है? रमाशंकर यादव की हत्या कैसे हुई यह सवाल क्यों नहीं हो सकता है? हमने यह भी देखा कि मालेगांव बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में मीडिया ने कैसे लिखा। अव्वल तो हम आरोपी लिखता है या आतंकवादी लिखता है, हम सारे अखबारों को स्कैन नहीं कर पाए, वक्त नहीं था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग आपको दिखाते हैं, इसमें सीधे पूरा नाम लिखा है। हेडिंग में आरोपी भी नहीं लिखा है, आतंकवादी भी नहीं लिखा है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लिखा है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको हेडिंग दिखाते हैं कि जिसमें सिर्फ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लिखा गया है, एसपी पुरोहित लिखा गया है, ना टेरर एक्यूज लिखा गया है, ना ही आतंकवादी लिखा गया है। तो क्या यह जिद ठीक है? बेहतर है अगर आपको यह सवाल ठीक लगता है कि इन्हें आतंकवादी ही कहा जाना चाहिए, तो आप, सरकार और अदालत ये तीनों मिलकर तय कर लें कि अब से पुलिस जिसे भी पकड़ लेगी वो चोर, डाकू, हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी अंत तक कहलाएगा। आरोपी या कथित रूप से आरोपी नहीं लिखा जाएगा। सबके लिए नियम बन जाए तो सबको मुक्ति मिल जाए। मुझे इस वक्त तक, जब तक ये नियम नहीं बनता, आरोपी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।
शायद नासिर या आईएएस अफसर किंजल को भी दिक्कत नहीं होगी, किंजल के पिता तो हिंदू हैं। बाकी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम युग मोहित चौधरी से।